अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेलेंसी। वेलेंसी के बारे में हमने जो है पढ़ना है। वेलेंसी क्या होती है इसकी हम डिफ़ाइन पहले देखते हैं। वो कहता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। ठीक है, वो कहते हैं किसी भी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम किसका नाम देते हैं? वेलेंसी का नाम देते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आ रही है, नाइट्रोजन है, इसके साथ जो है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। एक इधर है और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैच है और तीसरा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन का जो एटम है वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। यानी कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, अगर हम इस नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं तो ये एट अ टाइम 3 हाइड्रोजन एटम से क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। यानी कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? यहाँ पे अगर हम इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो कितनी आ रही है यहाँ पे? वो आ रही है यहाँ पे 3। ठीक है, यानी कि वो एट अ टाइम 3 एटम से कंबाइन हो रहा है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 3 है। अगर कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? यहाँ पे हमारे पास 3 होगी। समझ आ रही है? ठीक है, तो यानी कि हमारे पास सिंपल आपने बात याद रखनी है, कोई भी एटम जितने एटम से कंबाइन हो रहा होगा, ठीक है, तो उतनी ही जो है उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। उसके बाद हमने ये भी जो है यहाँ पे बात कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जो है क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक तो डिफाइन हम ये कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। यानी कि कोई एक एटम जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है वो भी जो है किस में आ जाता है? वैलेंसी में आ जाता है। यानी कि देखो, नाइट्रोजन जो है वो एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से बना रहा है, दूसरा बॉन्ड वो इस हाइड्रोजन से बना रहा है, तीसरा बॉन्ड वो इस हाइड्रोजन से बना रहा है। यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसकी हमारे पास वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि वो 3 बॉन्ड बना रहा है। दूसरा ये भी आप कह सकते हो वो एट अ टाइम 3 एटम के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी 3 है। नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो जो बना रहा है वो भी कितने बना रहा है? 3 बना रहा है। तो नाइट्रोजन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। दूसरे नंबर के पे अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एट अ टाइम एक बॉन्ड बना रहा है। देखो, हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी? 1 होगी। तो यानी कि हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? 1 होगी। अच्छा, अब वैलेंसी जो है हम डिफरेंट कंपाउंड में कैसे हम जो है फाइंड करते हैं? वो कहता है इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद वन एटम। ठीक है, जो कोवलेंट कंपाउंड है हम उसमें जो है किसी भी एटम की वैलेंसी को कैसे फाइंड करते हैं? हम सिंपल क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उस एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल आ रही है, ये आ रहा है ऑक्सीजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच हो रहा है, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब ऑक्सीजन के साथ एट अ टाइम कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हो रहे हैं? 2। एक ये हाइड्रोजन है, दूसरा ये हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि वो एट अ टाइम जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जो है वो क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन आ रहा है, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल यहाँ पे लिया, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, तीसरा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैच हो रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी? 3 वैलेंसी होगी। ठीक है, यानी कि वो एट अ टाइम 3 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। अगर हम यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है H बॉन्ड Cl। अब देखो यहाँ पे Cl एक हाइड्रोजन एटम से अटैच हो रहा है तो Cl की वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी? 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम और एग्जांपल देखें, यहाँ पे कार्बन आ रहा है, एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे अटैच हो रही है, दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो रही है, तीसरी हाइड्रोजन यहाँ पे और चौथी हाइड्रोजन यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो इसके साथ अटैच हो रही हैं वो 4 है तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी जो है वो भी कितनी होगी? 4 होगी। तो सिंपल आपने याद रखना है, जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, उनमें हम क्या देखते हैं? सिंपल हम ये देखते हैं जितने हाइड्रोजन एटम अटैच हो रहे होंगे एटम के साथ तो उस एटम की वैलेंसी जो है वो भी क्या होगी? उतनी ही होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आयनिक कंपाउंड आ रहे हैं। वो कहते हैं इन सिंपल आयनिक कंपाउंड
वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वो कहता है आयनिक कंपाउंड में जो है कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, तो उतनी ही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। यानी कि अगर एक मिसाल है, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। समझ आ रही है। आगे यहाँ पे उसने एक बात की है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ये ऑक्टेट क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास ये होता है टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यानी कि किसी भी एटम के अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना हमारे पास क्या कहलाता है, जो है ऑक्टेट कहलाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है, बल्कि आपने पहले पढ़ी हुई होगी छोटी क्लासेस में, कि हमारे पास जो है जो भी कोई भी एटम होता है उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम उसके पहले शेल की बात करते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। अगर हम उसके दूसरे शेल की बात करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा शेल और उसके बाद तीसरा और यहाँ पे चौथा शेल बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं अगर हम किसी एलिमेंट के पहले शेल की बात करते हैं, पहले शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में उसके इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 8, ठीक है। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 18, ठीक है। और चौथे शेल में कितने आ जाते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने एक बात याद रखनी है, जैसे हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, एटम के सेंटर में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेंटर में एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे शेल्स होते हैं। ये देखो मान लो एक शेल है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये दूसरा शेल आ रहा है। वैसे तो मैंने 4 शेल लिखे हैं, मान लो इसमें हमारे पास इस एटम में कितने शेल आ रहे हैं, 2 शेल आ रहे हैं। अब देखो पहले शेल में हमने क्या कहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें मैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। मान लो इस एटम के दूसरे शेल में देखो 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। मान लो इसके दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जाहिर बात है इसने अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है, यानी कि ऑक्टेट इसने क्या करना है, पूरा करना है। अब इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, यानी कि हासिल करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो सवाल ये है कि कब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कब कोई एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, गेन करता है। तो वो कहते हैं एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यानी कि ये जो आखिरी शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, इसको हम वैलेंस शेल का नाम देते हैं। वो कहते हैं एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन। वो कहते हैं जब किसी भी एटम के आखिरी शेल में, ठीक है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। अगर वो कहता है ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन तो तब हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, यानी कि हासिल करता है। जैसे इस केस में हमारे पास आखिरी शेल में देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 4 से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो सिंपल आपने याद रखना है, जब किसी भी एटम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन जो है 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पहले शेल में देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब देखो अगर तीसरे शेल में, अब ये तीसरा शेल इसका आखिरी शेल है, ठीक है। अब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं विच इज़ लेस देन 4, ठीक है। अब 4 से कम आ रहे हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, मैग्नीशियम लूज कर देगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर बात है इसने अपने ऑक्टेट क्या करना है, कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो ये सिंपल क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे गेन करेगा और 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, पूरे कर लेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है क्योंकि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे इसके आखिरी शेल में। अब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो डिपेंड करता है कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 6 हैं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और अपना ऑक्टेट जो है वो क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो सोडियम जो है, अगर हम सोडियम की बात करते हैं, वो कहते हैं सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम अपने आखिरी शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। जिससे हमें क्या पता चलता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो क्या होती है, 3 होती है। इसी तरह नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है इसके आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो ऑक्सीजन है इसके आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। Cl जो है इसके आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो चार, पहले तो आप ये देखो 5 6 7, यानी कि ये जो नंबर है ये 4 से ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। अब नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखो पहले इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, यानी कि इसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। ठीक है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसे मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। ठीक है, तो यानी कि आयनिक कंपाउंड में सिंपल हम क्या करते हैं, वैलेंसी को कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। एक आखिरी केस हमारे पास है, वो कहते हैं सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है FeSO4। इस कंपाउंड में जो Fe जो आयरन है, ठीक है, इसकी वैलेंसी है 2, समझ आ रही है। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं Fe2SO4 थ्राइस, इसके अंदर जो आयरन है Fe है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। यानी कि अब जो आयरन है इस कंपाउंड में 2 वैलेंसी शो कर रहा है, लेकिन आयरन इस कंपाउंड में कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, 3। यानी कि आयरन इज शोइंग मोर देन 1 वैलेंसी। ठीक है, इस वैलेंसी को हम किसका नाम देते हैं, वेरिएबल वैलेंसी का नाम देते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तब्दील होना, चेंज होना। तो मतलब ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं।